सर, और चिदम्बरम तो वो हैं जिन्होंने पहलगाम में जो हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था, उस मुद्दे पर सीधे-सीधे कह दिया था कि पाकिस्तान तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं, तो होम ग्राउंड टेररिस्ट थे, ये तो भारत के अंदर पैदा होने वाले टेररिस्ट थे। और ये कहा था कि सरकार को देखना चाहिए कि उसकी नीतियों के खिलाफ कुछ लोग आतंकवाद के रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, ये भी चिदम्बरम ने कहा था। तो ये दिमागी नक्सल करते क्या है? ये दिमागी नक्सल यही तो काम करते हैं, प्रजा को गुमराह करने का। जैसे ये कॉकरोचों ने टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जेंजी को गुमराह करने का काम किया, यही चीज अर्बन नक्सल हमारे देश के अंदर पिछले कई सालों से करते आए हैं। आपको याद होगा वो अवार्ड वापसी का एक जमाना 2014-15 के अंदर, वो भी क्या था? एक तरह से दिमागी नक्सलिज्म था। उस वक्त से वो चीजें शुरू हो गई थी, मगर फिर उन्होंने देखा कि अब छिप के बैठना ठीक है, तो ये दिखने अदृश्य हो गए। फिर आज कहीं वंदे मातरम का गीत गाने में जिनको तकलीफ हो रही है, 6 के 6 स्टांजास वंदे मातरम के जब गाए जाते हैं तो वो खड़े नहीं रह पाते। कैसे बौखलाहट दिखती है? ये मिस्टेक से नहीं होता है, गलती नहीं होती, ये मिस्टेक नहीं है, ये इनकी बौखलाहट दिखा रही है। और आज जब देखा कि वंदे मातरम का तो नियम बन गया, तो राष्ट्रगीत जब कोई गाता है तब भी आपसे सीधा नहीं बैठा जाता। तो वो प्रजा को ये समझने की जरूरत है, और सीधी भाषा में कहे तो आज हमारे देश की प्रजा को और खास करके हमारी युवा पीढ़ी को, ये लोग जेंजी करते हैं ना, मैं तो कहूंगा उनको जेंजी नहीं, जैन भारत कहो। तो ये जो जैन भारत है ना हमारा, ये जैन भारत को बहुत सी चीजों का पता नहीं है, क्योंकि उनको इतिहास का पता नहीं है और भूगोल का पता नहीं। वो जब इतिहास नहीं जानते तो वो संदर्भ में चीजों को समझने में असक्षम होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता तो बहुत अच्छी होती है, मगर वो समझ नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप देखिए, नरेंद्र भाई ने 2014 से लाल किले की प्राचीर से जो जो चीजें कही है वो तो करी ही है, और इस वर्ष उन्होंने भार देके हमें कहा है कि आपके बीच में बसने वाले ये नक्सलों को पहचानो। उन्होंने तो नाम किसी का नहीं पिया, बिल्कुल, और 24 घंटे नहीं हुए अंजू जी, और एक के बाद एक लोगों का मेल्टडाउन, लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए। सर ये अकेले नहीं है ना चिदम्बरम साहब, आप देखो इनके साथ साथ वो राजदीप सरदेसाई भी शुरू हो गया है। उसको भी लग रहा है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उस पर ही निशाना साधा है। सर ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात ही हुई ना, कि खुद ही लोग मान रहे हैं कि हमें बोला, जबकि पीएम ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। नहीं, पीएम ने तो नाम किसी का नहीं लिया, मगर राजदीप सरदेसाई ऐसा समझता है ना कि वो तो ये अर्बन नक्सल्स कहे जाने वाले पूरे ल्यूटियंस के लोगों का सरगना है। वो ऐसा समझता है ना कि वो तो सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, वो ल्यूटियंस दिल्ली का। तो ल्यूटियंस को तो बहुत पहले चिन्हित किया जा चुका है। ये बौद्धिक नक्सल को खत्म करने के लिए तुम्हें पहले अर्बन नक्सल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अमित शाह जी अर्बन नक्सल्स कहते थे, तो उन्होंने तो बड़ा चुन के निशाना उनके ऊपर साधा था, तो उनको भी तकलीफ होगी। राजदीप सरदेसाई तो अपने आप को, कभी कभी क्या होता है कि चाय से किटली गरम वाली बात है, आज उनकी प्रस्तुतता कहीं नहीं बची, तो वो न्यूज में रहने के लिए भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और वो वही कर रहे हैं एग्जैक्टली अंशु जी। सर वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मैं एक दिन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो सबसे पहले पीएम आवास छोड़ दूं। कोई पूछे उनसे, वो तो करोड़ों के बंगले में रहते हैं, उसी को क्यों नहीं छोड़ देते? चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत करें। बताएं कि मैं तो बहुत सीधा साधा पत्रकार हूं, देखो झोपड़े में रहता हूं। वो चोपड़े में रहते हैं,
उनके बंगले की कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए है। मेरा तो सीधा सवाल ये है कि 35 साल 40 साल काम करने के बाद मेरे पास 35-40 करोड़ तो छोड़ो, उससे 1 दशांश पैसे भी नहीं आए। पहले तो ये जवाब दे उसका। ये राजदीप सरदेसाई अगर उन्होंने पत्रकारिता ही की है पूरी जिंदगी, तो उनके पास 40 करोड़ का बंगला आया कहां से? प्रजा से मेरा तो सीधा सवाल है कि प्रजा को ये पूछना चाहिए। और यही बात प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कह दी है, आज फिर से लाल किले की प्राचीर से दोहराई है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हर एक चीज सरकार नहीं करेगी, ये सोशल सिक्योरिटी लोगों को समझने की बात है और लोगों को सामने आना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, आपके बीच में रहने वाले लोगों को आप आइडेंटिफाई करो। मतलब सरकार कुछ नहीं करेगी, ये प्रजा को पूछना पड़ेगा। सर, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आईबी चीफ बैठक कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल बैठक कर रहे थे, रॉ चीफ मिल रहे थे। तो आपको लगता है कि पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पर और जिस तरह से हमारे विपक्ष ने बिहेव किया सेशन के दौरान, क्या कोई मेजर इनपुट मिला है इनके बारे में सरकार को, जिस बारे में शायद गृह मंत्री ने जानकारी देनी थी लोकसभा के अंदर लेकिन नहीं दे पाए, और इसीलिए पीएम मोदी ने ये सारी बातें लाल किले की प्राचीर से कही? और आने वाले दिनों में ऐसे लोग जो दिमागी नक्सली हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है? जरूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती अंजू जी। यहां तो बड़ी सीधी बात है कि गृह मंत्री को जब आईबी चीफ, एनएसए चीफ, रॉ चीफ जाके मिलते हैं रात को, आधी रात को, और पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए सिवाय और तो कोई काम नहीं है उनका। और इसीलिए गृह मंत्री तैयार हुए थे गृह में आके बात करने को, मगर विपक्ष वहां जब बैठा नहीं। गृह मंत्री के पास तो पूरा डेटा आ चुका था। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि सरकार के पास पूरी जानकारी थी कि वो कॉकरोचों को जंतर मंतर पे बिठाने वाला दिमाग भी किसका था, कौन कौन थे जो देश के अंदर बड़ी धांधली और अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये एनआरकी पैदा करना ये दिमागी नक्सलों का सबसे बड़ा काम है। कोई भी देश के अंदर पहले एनआरकी पैदा करो और फिर डेमोक्रेसी को गाली दे के सत्ता के ऊपर चढ़ के बैठो, ये इनका काम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये दिमागी नक्सलों की बात करके भारत की प्रजा को एक तरह से आगाह किया है कि आप उनको अपने बीच में से ढूंढ के निकालो। तो ये कदम तो अब लिए जाएंगे। 15 अगस्त में कोई धांधली ना हो, कोई बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए संसद को भी बंद कर दिया गया कि संसद के अंदर सत्ताधारी पक्ष ने ज्यादा धमाल नहीं की, ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि विपक्ष नहीं बैठेगा फिर भी हम संसद चलाएंगे, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब तो बड़ा सीधा होता है अंजू जी कि गाज तो गिरने वाली है ये दिमागी नक्सलों के ऊपर। सरकार को तो पता है कौन कौन दिमागी नक्सल है, मगर आज नाम दिए बगैर जो चूहे अपने बिल में से बाहर आ रहे हैं तो सरकार तो उसको आने देगी। क्या आप एक के बाद एक बाहर आ जाओ, एक के बाद एक वंदे मातरम गाया जाता है तब किसी को तकलीफ होती है, कोई अपने आप को प्राउड नक्सली कहता है। तो ये कौन है, इनको प्रजा को जानने की जरूरत होती है अंजू जी।